श्लोक है कि ब्रह्मा कृत युगे देवास त्रेतायाम भगवान रवि। ब्रह्मा जो हैं वो सतयुग के आदि देव होते हैं और त्रेता के भगवान रवि सूर्य, जिनके ही कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। द्वापरे भगवान नारायण, भगवान द्वापर के नारायण होते हैं, भगवान जिनके कुल में, जिनके ही अवतार के रूप में हमें भगवान कृष्ण को जानते हैं हम लोग। और उसके बाद कलौ देवो महेश्वरः, तो कली के देवता भगवान शिव होते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली वो है जो मैं, आप लोग मुझे जो कमेंट में भेजते हैं, लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, वहां से मैंने ये कुंडली चुनी है और इनका नाम है सुप्रतिम दत्ता। ये कुंडली आई है शिव सागर, आसाम से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैंने कल सुबह वाले कार्यक्रम में उच्च के गुरु और उच्च के सूर्य का फलादेश बताया था। अगर हो सके तो जाकर के देख लीजिए। मैंने उसका थंबनेल लिखा था कि जितने अच्छे गुरु उतना अच्छा जीवन। आप लोग ये कभी भी मत याद रखिए और दिमाग में बात बिठाइए कि उच्च के गुरु जातक के जीवन को नुकसान या कमज़ोर बनाते हैं। हो सकता है बाकी के ग्रह अपना खेल खेल रहे हो और उसका दोषारोपण गुरु के ऊपर लगाया जाता रहा हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुप्रतिम जी, आप जहाँ कहीं से भी हैं और मुझे देख रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे देखा है और रेगुलर देखा है। उसके बाद मुझे, मेरे ऊपर आपने विश्वास किया है। तो इन्हें प्रश्न इन्होंने पूछा है जो मुझसे, वो पूछा है कि जीवन कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, और बहुत दिन से परेशान भी हूँ। देखिए, आपकी कुंडली जो बनी है ये तुला लग्न की कुंडली है और तुला लग्न की कुंडली के लिए पंचम भाव में कारक ग्रह शनि अकेले बैठे हैं और उस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि है और दशम भाव आपकी कुंडली का सबसे ज्यादा बलवान बना है। दशम स्थान में सूर्य और बुध का बुद्धादित्य योग बना है जो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे थोड़ी बहुत परेशानी देगी क्योंकि नीच की दृष्टि जारी है। हालांकि वहां पे आपको मानसिक शांति का भाव मिलता रहेगा, लेकिन एक बात जो थोड़ी कमजोर होगी कि नीच की दृष्टि के कारण, और इस कुंडली के लिए वो रोगेश होकर के 12 में बैठे हैं, इस वजह से कई बार आपको धन से संबंधित समस्या भी देते हैं। और इसमें, जैसे मैंने कई बार बात कही है पहले भी, कि कोई भी एक ग्रह अकेला खराब नहीं होता, उसको पर्यावरण मिलता है और कुंडली के पंचांग में से वो चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। उसके बाद फिर वो ग्रह एक्टिव होता है, फिर उस पे ग्रहों का प्रभाव दृष्टि का पड़ता है, वो भावों से प्रभावित होता है, साथ में बैठे ग्रहों से प्रभावित होता है, तब जाकर के वो अपना कोई एक विशेष परिणाम जातक के जीवन पे डालता है या देता है। यहाँ पे 12वें भाव में गुरु मंगल का प्रभाव अच्छा कहा जाएगा क्योंकि दोनों इस कुंडली के लिए तो, हालांकि ना तो गुरु अच्छे होते हैं और ना तो मंगल अच्छे होते हैं, मंगल मारक होते हैं और गुरु वैसे भी इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं खुद को तुला लग्न की कुंडली के लिए। और कोई भी ग्रह शुभ ग्रह और पाप ग्रह नहीं होता है। अगर वो अच्छे भाव का अधिपति नहीं है तो वो अच्छा परिणाम कमजोर करेगा, और अगर वो अच्छे भाव का अधिपति है और पाप ग्रह ही होता हो तो भी वो अच्छा परिणाम करेगा। जैसे अगर कुंभ लग्न की कुंडली बनती और लग्न में ही शनि बैठे होते तो कुंडली एक्टिव होती और निश्चित रूप से बहुत अच्छी होती। पर यहाँ पे कारक ग्रह उच्च का है और वो, उसको किसी एक अदद शुभ ग्रह की आवश्यकता है, उसके दृष्टि की आवश्यकता है, जहां पे कि वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है, जिसके कारण वो पंचम भाव से संबंधित कुछ मिले जुले असर करेगा या परिणाम देगा, जिसमें संतान से कई बार पुत्र का लाभ मिले तो पुत्री का लाभ ना मिले, या दाम्पत्य में जो है वो थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलती है, ऐसी चीज़ें होती हैं। या कई बार मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको बहुत टफ टाइम से अपने जीवन को बिताना पड़ता है, फिर उसके बाद आकर के एक वक्त पे एक अच्छी दशा देखने को मिलती है। ये सब चर्चा करूंगा, पर आपको सबसे पहले इनकी कुंडली के पंचांग से परिचय करा दूं। इनका जन्म भाद्रपद में हुआ है। इसका सीधा असर कि व्यक्ति सुंदर व्यक्तित्व का होगा और वो अपने काम से मतलब रखेगा, उसको किसी से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। दक्षिणायन में जन्मे हैं, श्रावण माह का जन्म हो है, इस वजह से व्यक्ति संतुलित होकर के जीवन जीना चाहता है और भगवान की भक्ति, क्योंकि पंचम भाव में
स्वग्रही शनि बैठे हैं और वो मंत्र का भाव है, मंत्र का दृष्टा, मंत्र के जपने का भाव, सिद्धियों का भाव, ये सब होता है। तो ये पंचम भाव इनकी कुंडली में बलवान है। हालांकि वहाँ पे अकेले शनि हैं और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, इस वजह से थोड़ी सी परेशानी रहेगी। पर वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति एक तरफ अलग तरीके से परेशान इस मामले में होता है या खुद को करता है कि मेरे पास विचार बहुत बनते हैं, मैं बहुत सारे विचारों से घिरा रहता हूं। इन्होंने पूछा भी है, तो ये भगवान आपकी कुंडली में ऐसा इसलिए है सुप्रतिम जी, क्योंकि आपका जन्म वर्षा ऋतु में हुआ है, जिसके कारण आपको विचारों से द्वंद्व में जाना पड़ता है या विचारों के कारण आपको लड़ाइयाँ होती हैं। अब लड़ाइयाँ मतलब विचारों का झगड़ा, आप समझ रहे होंगे, किसी व्यक्ति से फाइट वाली बात नहीं है। मंगलवार को जन्मे हैं, ये बढ़िया होगा और ऐसी स्थिति में व्यक्ति ऊर्जावान रहता है और साहसी भी होता है। वैसे साहस भाव के अधिपति जो छठा भाव है और तीसरा, ये दोनों ही गुरु संभाल रहे हैं शुभग्रह होकर के, शुभग्रह की राशि में बैठ करके छठे भाव को देख रहे हैं, ये बढ़िया होगा। हालांकि चंद्रमा की दृष्टि लग्न पे व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाएगी, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति अगर कहीं देखते हैं तो व्यक्ति को पुरुषार्थी बनाते हैं। और दशम भाव तो बलवान वैसे भी है, इस भाव के अधिपति शुभ ग्रह केंद्र में, इस भाव के अधिपति अपने भाव से केंद्र में, इस भाव का अधिपति यहीं बैठा, शुक्र शुभ ग्रह की राशि में शुभ भाव में, इस कुंडली का लग्नेश भाग्य भाव में बैठा है। इस वजह से जातक को मैं भाग्यशाली तो कहूंगा और निश्चित रूप से अगर आप थोड़ा बहुत इंतजार कर लेते हैं तो ये कुंडली आपको आगे भी बढ़ा देगी। आगे बढ़ के बताऊंगा, इनकी कुंडली में इनका जन्म कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को हुआ है, जहां के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं और लग्न पे सप्तम भाव से बैठ करके अगर चंद्रमा की दृष्टि जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। नौमांश कुंडली में केंद्र खाली है, इस वजह से विवाह बिना मिलाए ना करिएगा भगवान। दशमांशा कुंडली में मंगल का केतु के साथ बैठना, जो 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठ रहे हैं, और लग्न में बुध का बैठना, जो इस कुंडली के पंचमेश हैं। तो दशमांशा कुंडली में व्यक्ति एजुकेटिव होता है अगर लग्न में पंचमेश बैठे हैं तो, और वो कई बार जो इनकी स्थिति मैंने देखी है, कई बार अगर होता है कि आप करियर में क्या करना चाहते हैं, अगर ये प्रश्न आपका है तो मैं आपको एक शब्द में 2 बात कहूंगा, आप लॉ ऑफिसर बन सकते हैं। आपकी कुंडली में करियर जो है वो लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छा बनेगा। कानून और न्याय की पढ़ाई इस कुंडली को बहुत आगे लेके जाएगी। कारण है क्योंकि शनि बढ़िया बैठे हैं, सूर्य बुध बढ़िया बैठे हैं और राहु वृश्चिक राशि में बैठे हैं। वाणी भाव का अधिपति गुरु के संग बैठे हैं, मंगल गुरु के संग बैठे, और दरअसल उस पे केतु की दृष्टि है। इस भाव के अधिपति जहां मंगल बैठे हैं उससे केंद्र में शुक्र बैठे हैं और इससे लाभ में सूर्य बुध बैठे हैं। मतलब वाणी का बल वैसे भी इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपकी कुंडली के धन भाव के अधिपति विदेश में बैठे, धन के कारक के संग बैठे और शुभ ग्रह की राशि में बैठे, 12 में बैठे, इस वजह से देर से धन आएगा और उस भाव से 11 घर आगे भाव बलवान है। इस भाव का बल चंद्रमा स्वयं बढ़ाएंगे क्योंकि शुभ ग्रह होते हैं और वो केंद्र में बैठे हैं। दूसरी बात है कि ये कुंडली जिद्दी है, हठी है और वाणी के प्रभाव से कमजोर है। आपको अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए और इस कुंडली में तो वैसे भी मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी क्योंकि गुरु और मंगल एक साथ बैठे हैं। जरा ध्यान से समझिए, ये दोनों ही ग्रह परम मित्र होते हैं और धन भाव के अधिपति धन के कारक के साथ विदेश भाव में बैठे। इसका सीधा और स्पष्ट उत्तर है कि और पराक्रम भाव के अधिपति पराक्रम के कारक के संग बैठे। दोनों का संबंध बना। धन भाव के अधिपति मंगल धन के कारक गुरु के संग बैठे, पराक्रम के अधिपति गुरु पराक्रम के कारक मंगल के संग बैठे। इसका स्पष्ट उत्तर यह निकलता है कि व्यक्ति को आरंभ में दिक्कत होगी, बाद में चलकर के वो अपने आप को सिद्ध करेगा और यही स्थिति उसे बार बार जी तोड़ मेहनत करने पे मजबूर भी कर रही है। मेरे कहने का सीधा अर्थ यह भी होगा कि जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा से 11 घर आगे बैठे हैं शनि, ऐसी अवस्था, क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा पे शनि की दृष्टि जाएगी और चंद्रमा से 11 घर आगे शनि बैठेंगे तो अब जब आप चंद्र कुंडली बनाएंगे तो मेष राशि की कुंडली बनेगी और शनि 11 घर बाद बैठेंगे। अब उनकी दृष्टि जो है वो चंद्रमा पे पड़ेगी। इस कारण से व्यक्ति की जीवन की स्थिति जो है वो चंद्र कुंडली में कमजोर होने के कारण और चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ने के कारण, मार्केश मंगल की दृष्टि 8वीं पड़ने के कारण व्यक्ति को बेवजह की बातों में उलझते हुए देखा जाता है। क्लियर है?
ऐसी अवस्था में आपको अपनी कुंडली के चंद्रमा को संतुलित करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की आराधना करिए, उपासना करिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। और मैं तो समझता हूं कि भगवान भोलेनाथ की उपासना करने से तो कुंडली के सारे ग्रह, क्योंकि मैंने कहा ही थी ना बात एक दिन, अभी कुछ दिन पहले कहा था कार्यक्रम में कि श्लोक है कि ब्रह्मा कृत युगे देवास त्रेतायाम भगवान रवि। ब्रह्मा जो हैं वो सतयुग के आदि देव होते हैं और त्रेता के भगवान रवि सूर्य, जिनके ही कुल में भगवान राम का जन्म हुआ। द्वापरे भगवान नारायण, भगवान द्वापर के नारायण होते हैं भगवान, जिनके कुल में जिनके ही अवतार के रूप में हमें भगवान कृष्ण को जानते हैं हम लोग। और उसके बाद कलौ देवो महेश्वरः, तो कली के देवता भगवान शिव होते हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान कि आपको वैसे भी आप कली काल में हैं और चंद्रमा पे शनि की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है और चंद्रमा पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण से हमें सावधान होना होगा, अपने चंद्रमा को संतुलित करना होगा। नियमित होइए, अनियमित मत होइए। बुद्धि को भ्रम में जाने का अर्थ है कि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि, मंगल का प्रभाव, इस कारण से। और वैसे भी आपकी कुंडली के मंगल तो अच्छे हैं नहीं और पंचम भाव पे शनि का प्रभाव अकेले है, तो वो कई बार संतान से, रिकग्निशन से, मेहनत देर से करे तो परिणाम देर से मिले। उनकी दृष्टि तृतीय भाव पे धन भाव पे जा रही है, वृश्चिक, तो यानी कि शनि की दृष्टि पड़ी, मंगल की राशि बनी, राहु वहां बैठ गए। तो एक ऐसा भाव जहां पे जन्म कुंडली के तीनों ही पापक ग्रह देख रहे हैं और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। और इस वजह से जन्म कुंडली में व्यक्ति के व्यवहार में कई बार आमूलचूल परिवर्तन देखे जाते हैं, या कई बार उसको विचारों से उद्विग्न होते देखा जाता है, या कई बार उसके विचार में आंदोलन होता रहता है। तो ये इस वजह से भी है। और चंद्रमा पे शनि मंगल का प्रभाव, चंद्रमा अक्षुण बने हैं गुरु से, वो उनका संबंध छठे आठवें का बन रहा है, ये ठीक नहीं होता। और किसी भी स्थिति में जब चंद्रमा से गुरु छठवें आठवें चले जाते हैं तो परेशान करते हैं, और ये बात सामान्यतः सभी को पता है। तो ये स्थिति बन रही है। वैसे चंद्रमा से सूर्य का संबंध भी बहुत अच्छा नहीं है, इस कारण से भी जो एक रास्ता बनना चाहिए बड़ा आसानी से, वो नहीं बनता है। दशमांसा कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति सूर्य नीच के हो रहे हैं, हालांकि उनका नीच भंग शुक्र के कारण है, पर इस वजह से भी कई बार परेशानी बन रही है। यहाँ पे मंगल बैठे हैं तृतीय 3 नंबर की राशि में, और यहाँ के लिए वो 12वें के अधिपति होकर के बैठे हैं। इस वजह से भी धन आने में थोड़ी दिक्कत होती है, कंफ्यूज होकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है। पर मैं इतनी बात और कहूँगा कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य नीच के हो रहे हैं तो अपने आत्मविश्वास पे काम करिए, रक्त चंदन की माला गले में डालिए, भगवान सूर्य की विशेष आराधना करिए। रविवार को 21 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से ये अनुष्ठानिक होगा और उससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। भगवान सूर्य को, जो साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं और साक्षात देव हैं, इस वजह से अगर हो सके तो कनेर के पुष्प की माला बना करके तांबे के पात्र को ऐसे भगवान को दिखा करके अर्पित करिए और भगवान को शहद जल में डाल करके सूर्य को अर्घ दिया करिए, शहद का दान करिए। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में दशम स्थान शिक्षकीय योग लगा के बैठा है और इस कुंडली का करियर और पिता का क्षेत्र ठीक है, मैं इसे कमज़ोर नहीं कहूँगा। इस कुंडली के लिए अंक सदैव से ही 8 बहुत अच्छा है, दिशा दक्षिण और पूर्व की बहुत अच्छी है। विवाह अगर करना हो तो शुक्र की राशि बनी है मिथुन राशि, तो मिथुन राशि की जातिकाएं, मेष राशि की जातिकाएं या मकर राशि के जातिकाओं से विवाह किया जा सकता है। दिशा विवाह के लिए उत्तर पूर्व की बहुत अच्छी रहे। अभी आपकी कुंडली में मंगल की दशा है, ये मार्केश है और 12वें जाकर के डबल मारक हो रहे हैं, इस वजह से बजरंगबली की पूजा करिए। अगर हो सके तो पंडित जी को बुला करके या कम से कम महीने में एक बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करिए, ये आवश्यक होगा। शनि और मंगल आपकी कुंडली में 6वें 8वें में है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस कुंडली का कारक ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा है और वो आपके परिणाम को, क्योंकि पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है और शनि मंद ग्रह है तो क्रिएशन को मंद लग जाता है। या कई बार पंचम भाव आपके मेहनत के परिणाम का होता है और वहाँ पे शनि की स्थिति कई बार परेशान करती है, कई बार आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, आपके डिप्लोमेसी को खतरा होता है, रिकग्निशन देर से मिलती है, परिणाम देर से मिलता है, संतान से दिक्कत होती है, 3-4 संतति होती है पर कई बार एक तरह की संतति होती है, मतलब 3 पुत्र ही हो जाए, ऐसी स्थिति होती है। वैसे पंचम भाव के शनि खराब नहीं होते कुंभ राशि के लिए, अगर मकर के भी होते हैं तो परेशान करते हैं, पर कुंभ के हैं मैं इन्हें खराब नहीं कहूँगा। ये इतनी सारी चीज़ें।
इस कुंडली में नवांश कुंडली केंद्र में खाली, पंचम भाव में बुध स्वग्रही स्वग्रही नहीं है, अकेले हैं, इस वजह से भी संतान को दिक्कत हो सकती है। गुरु बुध का शुभ कर्तृ योग इस कुंडली को बल देगा और दाम्पत्य को टूटने से बचाएगा। गुरु की 5वीं दृष्टि यहां पे है तुला की, तो पत्नी के साथ अगर जुड़ करके भी अगर कोई काम करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे यहां केतु का प्रभाव और शुक्र का प्रभाव जन्म कुंडली में एकादशवें भाव में मंगल और सूर्य के साथ, तो वाणी को कभी भी टफ मत बनाइए, लोच प्रदान करिए और उसे बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखिए। द्वितीय भाव में राहु हैं और वहाँ से बैठ करके वो 6ठे 8वें और 10वें भाव पे उनकी दृष्टि है, इस वजह से अपने पितरों के निमित्त अवश्य ही अमावस्या को दान करिए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर का दर्शन करिए या मंदिर धो दिया करिए। कानून के क्षेत्र में जा सकते हैं, पढ़ाने के क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके साथ साथ आप व्यवसाय करें तो रेस्टोरेंट वगैरह भी कर सकते हैं, आपकी कुंडली में उसका योग है। और ये इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको दशाओं में बात कर दूं तो वाहन वगैरह का सुख इस कुंडली में कैसा है। दशमांसा कुंडली में लाभ के योग हैं, करियर के बल पे आप पहचाने जाएंगे और आपको करियर से रिकॉग्निशन मिलेगी थोड़ी देर से। एक बात और है, इस कुंडली में संतति का सुख कई बार विलंब से हो सकता है, इस वजह से विवाह मिला करके करें, बिना कुंडली मिलाए विवाह ना करें। बलाबल के आधार पे ये कुंडली ऊर्जा से भरी पूरी है, पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि गुरु मंगल 12 में हैं। और इस कुंडली में नौकरी वगैरह के योग भी अच्छे बने हैं, अगर आप चाहें तो नौकरी कर सकते हैं। अगर व्यापार करना हो तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपकी प्रभावित न हो क्योंकि चंद्रमा से बुध केंद्र में है, इस वजह से डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ध्यान रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके ग्रंथों का अध्ययन आवश्यक होगा। राहु का प्रभाव और शनि का प्रभाव, मंगल का प्रभाव द्वितीय भाव पे है, इस वजह से धन व्यय में ना जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। अष्टक वर्ग के आधार पे अपने व्यक्तित्व को और गहरा बनाइए, धन बचाने की कोशिश और करिए, मिमिकेबल होइए, पराक्रमी आप हैं और वो मुझे दिख रहा है। अपने बल पे अगर हो सके तो अपने जन्म स्थान को और भी ज़्यादा सुदृढ़ करिए, पुरानी संपत्ति को लेकर के कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान रखिए। अपनी वाणी को और भी ज़्यादा शांत करिए। आपके पास संतति का सुख है, इसमें कोई परेशानी नहीं है और आपका एजुकेशन बहुत अच्छा रहेगा। आप स्वास्थ्य से कमज़ोर हो सकते हैं, पर व्यापार और नौकरी में ये कुंडली व्यापारिक ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त आपका रिसर्च बहुत अच्छा है, बाजार की स्थिति को समझें, उसकी ज़रूरतों को समझ करके उसके हिसाब से अपने आप को बाजार में उपस्थित करेंगे तो आपका रिसर्च आपके काम में आ जाएगा। पितरों के निमित्त आपको दान अवश्य करना चाहिए, इस कुंडली का करियर उज्जवल होगा और लाभ के योग थोड़े देर से हैं, विदेश जाने का कोई अर्थ नहीं है। क्लियर है। नक्षत्र के आधार पे अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी कुंडली के आधार पे जो बात मुझे समझ में आ रही है, पुष्य नक्षत्र अच्छा होगा, मृगशिरा अच्छा है, अनुराधा अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और इसके साथ साथ पुनर्वसु, ये नक्षत्र अच्छे बनेंगे किसी भी काम को करने के लिए। दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। आपकी राशि मेष है और लग्न शुक्र की तुला राशि, मतलब शुक्र और चंद्रमा का प्रभाव इस कुंडली के लिए लाभ का बना है और शुक्र और मंगल का संबंध इस कुंडली के लिए चौथे 10वें का है। इस वजह से मैं इसे खराब नहीं कहूँगा, पर मंगल 12वें है। अपने छोटे भाई पे आप पूर्णतया विश्वास करिए और उनके साथ शत्रुता मत करिए। आपकी कुंडली में छोटे भाई बहनों के संबंध आपके साथ ठीक रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पत्नी के साथ कई बार व्यक्ति पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला होता है, घर में रहेगा तो पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहेगा और बाहर जाएगा तो पत्नी को भूल जाएगा। यह स्थिति जन्म कुंडली के पंचम भाव के शनि आपसे करवा रहे हैं और शुक्र भी ऐसा ही कुछ योग बना रहे हैं, पर शुक्र और चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छे हैं, इस वजह से पत्नी सुंदर मिलेगी और अच्छा रहेगा दाम्पत्य, खराब नहीं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।